बड़ी खबर हमारे पास है और दुखद खबर है। प्रतापगढ़ से खबर है, एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सड़क हादसे में सुलभ श्रीवास्तव का निधन हो गया है। दुखद खबर एबीपी गंगा परिवार के लिए। रविवार रात करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ। कटरा इलाके में बाइक पलटने से उनको गंभीर चोटें आ गई थी, सिर में गंभीर चोटें आ गई थी। अस्पताल पहुंचते ही अंतिम सांस उन्होंने ली। सुलभ श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कई बार आपने उनकी जो रिपोर्ट्स देखी, उनकी हमसे संवाद उनसे होता था। इस इलाके की एक एक खबर वो आप तक पहुंचाते थे। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक ये हादसा। बाइक पलटने से सिर में चोट लगी हमारे संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव को और उनका दुखद निधन हुआ है सड़क हादसे में। प्रतापगढ़ की तमाम रिपोर्ट्स आपने उनकी इससे पहले एबीपी गंगा पर देखी हैं। सुलभ श्रीवास्तव के निधन पर पूरा एबीपी परिवार गमजदा है, शोक में है। इधर उन्नाव में एक बार फिर गंगा की रेती में दफनाए गए शवों को कुत्ते और पक्षी नोचते दिखाई दिए। दरअसल गंगा की रेत में दफनाए गए शव जलस्तर बढ़ने से डूब गए थे, लेकिन जलस्तर कम होने के बाद कई शव कब्र से बाहर आ गए। इसके बाद उन शवों को कुत्ते और पक्षी नोचने लगे। हालांकि खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया और शवों को दोबारा से दफनाया गया। और अब आपको अवध की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अमेठी में लगातार बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी। आलम यह है कि कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का गंदा पानी घुस गया। नाराज रेलवे कर्मचारियों ने खुद ही नाले और सीवर की सफाई करवाई, तब जाकर घरों से गंदा पानी निकाला जा सका। प्रयागराज में भी जमकर बारिश हुई। लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। संगम नगरी में जगह जगह जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीतापुर में 2 युवक नहर में डूब गए। बताया चला कि युवक शारदा नदी की नहर के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी नहर में नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। लड़कों के डूबने की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। लखनऊ में एक युवती की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले युवती के शरीर को धारदार हथियार से गोद दिया और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। फतेहपुर में पुलिस ने बैंक के बाहर खड़े लोगों से लूटपाट और धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए बदमाशों के पास से 22,000 रुपए कैश, एक कार और अवैध हथियार बरामद किया गया है। कौशाम्बी में रफ्तार का कहर दिखाई दिया। यहां पर नेशनल हाईवे पर कंटेनर से बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने वित्त मंत्री पर जीएसटी को लेकर चुटकी लिए, तो साथ ही कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर भी तंज कसा। हरदोई में पुलिस ने अवैध हथियारों के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चारों के पास से 4 अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए। साथ ही एक लग्जरी कार भी पुलिस ने जब्त की। अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं जालौन में डीएम ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है और इसके तहत कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है, ताकि तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहे और कोरोना को आसानी से हराया जा सके। जालौन में कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से 2-2 हाथ करने के लिए योग का भी सहारा ले रहे हैं और उन्हें इसके लिए प्रेरित करने का काम कर रही हैं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन। डीएम ने योग को लेकर एक नई मुहिम योग से निरोग की शुरुआत की है, जिसके तहत होम आइसोलेशन वाले मरीजों को योग शिक्षक ऑनलाइन योग करवा रहे हैं और मरीजों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। इस मुहिम के तहत करीब 1300 से ज्यादा होम आइसोलेट मरीजों को ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है।
कि वर्तमान में जालौन जनपद में अब बहुत सारे आपने देखा कोविड केसेस थे और जब व्यक्ति कोविड से पीड़ित होता है तो कहीं होम आइसोलेशन में यदि है तो उसे कहीं बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होती और ऐसे में उसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन योगा क्लासेस की शुरुआत की थी। योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से योग सिखाया जा रहा है। जो लोग यहाँ तक आने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें जूम ऐप के जरिए योग सिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही योग सिखाती हूँ। ऑनलाइन मैं उन लोगों को योग सिखाती हूँ जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं या फिर जो लोग इस कोरोना महामारी में ग्रसित हुए हैं या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया है या जो पहले से बीमार रहे हैं, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट रहे हैं, मैं उन सभी को योग सिखाती हूँ। और यहाँ पे ऑफलाइन भी योगा होता है। 1 साल से योग कर रही हूँ, यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आके करती हूँ और यहाँ पे टाइम नहीं मिला। जब से महामारी का समय आया है तब से हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं और इसमें डीएम मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह स्वस्थ जीवन शैली और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत सामने आई है, ऐसे में कोई शक नहीं है कि जिला प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही योग से निरोग मुहिम लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा में एक मजदूर को अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बांदा में ट्रक और टाटा मैजिक की टक्कर में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। हमीरपुर के राठ नगर में बिजली सप्लाई ठप रहने से लोग परेशान हैं। लोगों ने हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत उपखंड केंद्र में ज्ञापन सौंपकर बिजली व्यवस्था सही करने की मांग की। झांसी में जमीन के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मामला बड़ा गांव के थाना इलाके के लेवा गांव का है। मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की। थाने पर पहुंचे। पुलिस की माने तो पूरा मामला जमीन के बंटवारे को लेकर है। जालौन में खनन माफिया के हौसले बहुत बुलंद हैं। यहां पर खनन माफिया एलएनटी और पोकलैंड मशीनों से बालू का खनन कर रहे हैं। खुलेआम खनन माफिया सरकार, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ललितपुर में एक युवक ने कुछ दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी थी। अब उसका मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। मृतक के परिवार वालों ने वीडियो पुलिस को सौंपकर युवक की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी अपडेट हल्द्वानी से इस वक्त हमारे पास है। सुबह 9 बजे इंदिरा हृदय की शव यात्रा निकलेगी। करीब 9:30 बजे कांग्रेस भवन पहुंचेगी शव यात्रा। अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा जाएगा। सुबह से ही इंदिरा हृदय के अंतिम दर्शनों के लिए लोग उमड़ रहे हैं उनके आवास पर हल्द्वानी में। 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस भवन ले जाया जाएगा। 9:30 बजे वहां पहुंचेगा। कुछ देर वहां भी अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रहेगा और फिर 11:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि पिछले 9 साल से बड़े करीबी तौर से राजनीति में हमारे कई सारे डिस्कशन होते थे। अब क्योंकि मैं युवा हूँ, कई चीज़ों पे मैं अपने विचार रखता था, लेकिन अंत में मैंने एक बात ज़रूर सीखी कि जो वो बात रखती थी अंत में वो सत्य साबित होती थी। तो ये अनुभव लाने में वर्षों लग जाते हैं। तो बस यही प्रयास रहेगा कि अच्छे अनुभव और कड़वे अनुभव दोनों से सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। और पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, सुबह से ही कहा जा रहा है कि जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन अभी तक पहुंचा है? राजनीतिक हस्तियों की बात करें और अंतिम संस्कार कहां पर होगा, उस वक्त कौन कौन मौजूद रहेगा?
राजीव, देखिए इस वक्त मैं इंदिरा हृदय जी के आवास पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर गमगीन माहौल है। तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि इंदिरा हृदय राज्य की नहीं बल्कि देश की एक बड़ी आयरन लेडी के तौर पर देखी जाती थी। उत्तराखंड में उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। शुरुआत से ही उनका जो व्यक्तित्व रहा था वो बहुत ही शालीनता के साथ रहा था, लोगों से बहुत शालीनता से बात करती थी और जिस तरह से कोई भी व्यक्ति यदि उनके लिए काम के लिए आता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, यूकेडी का हो, किसी भी पार्टी का यदि कोई नेता या व्यक्ति है वो काम के लिए आता तो बहुत शालीनता के साथ बात करके वो उनके काम को अंजाम देती थी, करवाती थी। मैं आवास पे हूँ, मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा हुआ है और किस तरह से गमगीन माहौल है। जो यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं, तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और राजकीय सम्मान के साथ उनका आज अंतिम संस्कार यहाँ किया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके आने का इंतजार हो रहा है। यहाँ कुछ नेता भी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, इंदिरा जी के जो आज इंदिरा जी चले गए हैं, हल्द्वानी कोई नहीं, पहले उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंदिरा जी की जो सोच थी वो बहुत आगे की सोच थी। जब वो विदेशों में जाती थी तो विदेशों में जाने के बाद जो है वो वहाँ से कुछ सीख के लाती थी और उसको उत्तराखंड में धरातल पर उतारती थी। आज जो हल्द्वानी का विकास हुआ है, जो उत्तराखंड का विकास हुआ है, वो इंदिरा जी की देन है। ग्वालापार में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने की उनकी एक पहल थी। उन्होंने स्टेडियम एक बहुत अच्छा बनाया जो कि वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम है। आज हमारे बीच में चले गए हैं, इसलिए हमारे शायद अब इतना कोई कार्य कर पाएगा, ये मेरा कहना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, हल्द्वानी की ओर से, पूरे उत्तराखंड की ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आयरन लेडी इनको कहा जाता था इंदिरा हृदय जी को। आप भी एक यहाँ के स्थानीय लोग हैं, किस तरह से आपके काम कराती थी वो, किस तरह शालीनता से लोगों से बात करती थी, क्या व्यक्तित्व उनका रहा? इंदिरा जी सन 1962 में राजनीति में आई। उसके बाद लगातार आज तक वो इस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए काम करते आई हैं। वो इस उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा अनुभवी नेता थी। उनका सम्मान केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष करता आया है। इंदिरा हृदय के बेटे हैं सुमित हृदय जी, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सुमित जी नहीं, नीचे रखें तब आयरन लेडी कहा जाता था और देखिए अब हमारे बीच में नहीं है। अब कैसे आप इन सब चीज़ों को आगे लेके जाएंगे? लोगों के बीच में आपके यही लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनके विकास के प्रति जो उनका एक संदेश था, जो कार्यप्रणाली थी, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि उनके जीवन का जो कार्य था, जीवन के जो उनके अनेक सैकड़ों विकास योजनाएं जो वो बड़ी मेहनत से, शिद्दत से अपने प्रदेश के लिए और क्या कहते हैं अपने शहर के लिए, अपनी विधानसभा के लिए लेके आई, ये इतना आसान नहीं होता है बार बार करना। तो इसलिए इससे हम लोग को सीखना चाहिए और जो साफ स्पष्ट नीति रीति उनकी रही, इससे भी हमें सीखना चाहिए। सच बयान करती थी वो। जिस तरह से वो लोगों के बीच रहती थी, शालीनता से काम करती थी, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, सपा, कोई भी हो, हर कोई उनके पास आता था, काम कराता था। उत्तरदायित्व के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? क्या आप आगे उनके पद चिन्हों पर चलेंगे? नहीं, देखिए, मैं प्रयास करूँगा और मैंने उनसे बहुत सीखा। पिछले 9 वर्ष का जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, मैंने उनके कार्यप्रणाली और लोगों से कैसे व्यवहार उन्होंने करा, कैसे जब ज़बान दे दी, कोई बात कही तो उसको पूरा करा और वही कार्य के लिए हाँ करा जो संभव था कि वो करा सकते। कई सारी चीज़ें देखिए कार्यप्रणाली उनसे सीखने को मिली। भगवान से आशा करता हूँ कि मैं उनके पद चिन्हों पर चल पाऊँ। आपके पास अब आपके ऊपर अब 2 भार होंगे, परिवार को चलाना और राजनीतिक उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाना। तो क्या आप कैसे आप पूरा मैनेज करेंगे परिवार के साथ साथ अन्य चीज़ों को लेकर? नहीं, देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे 2 जो बड़े भाई हैं उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मेरी जो फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उन सबका सहयोग मेरे साथ है और साथ ही साथ सैकड़ों लाखों लोगों के दुआएं मेरे साथ है, आशीर्वाद इस परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ है। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके सब कार्य कर पाएंगे। अब क्या इंतजार हो रहा है, कब यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, कहाँ पे अंतिम संस्कार? नहीं, देखिए, अभी पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, सब लोग पधारेंगे। फिर पार्थिव शरीर को स्वराज आश्रम जो कि कांग्रेस भवन है वहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि आजीवन कांग्रेस की लड़ाई लड़ी इन्होंने, तो इसलिए सही भी है। उसके बाद रानी बाग ले जाया जाएगा।
तो ये सुमित हृदय जी थे, इंदिरा जी के बेटे, और उन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ से अब पहले कांग्रेस भवन ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। और जिस तरह से आपने पीछे माहौल देखा, गमगीन माहौल राजीव यहाँ बना हुआ है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, रात भर यहाँ लोग आते रहे, लगातार जो इंदिरा हृदय जी हैं उनके दर्शन करते रहे। और जिस तरह से ये कहा जाता रहा है आयरन लेडी यहाँ की हैं, वो आयरन लेडी के रूप में उन्हें देखा जाता था। किसी भी पार्टी का नेता यहाँ जब आता था तो उससे हर तरह से शालीनता से बात करती थी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाने के लिए सदन हो या सड़क हो, वो तो नहीं जिस तरह से उन्होंने, लेकिन उनके समर्थकों का हुजूम वहां पर जुटा हुआ है। उनको कितना पसंद करते थे लोग, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप पंकज हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, ब्रेक पर जाने से पहले हम इंदिरा हृदय के बारे में बात कर रहे थे। आज उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इंदिरा हृदय उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा रही। वो 1974 से राजनीति में सक्रिय थी। चलिए एक नजर करते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। उत्तराखंड की राजनीति में धमक रखने वाली कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय अब हमारे बीच नहीं है। सालों के अपने राजनीतिक करियर में इंदिरा हृदय ने उत्तराखंड की राजनीति को कई नए मुकाम दिए। खासकर कुमाऊं मंडल में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय को अलग ही तरह से जाना जाता है। उन्हें मदद का मसीहा माना जाता रहा। आइए एक नजर डालते हैं इंदिरा हृदय की राजनीतिक सफर पर। इंदिरा हृदय 1974 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में पहली बार सदस्य चुनी गई, जिसके बाद 1986, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदय लगातार 4 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए सदस्य चुनी गई। साल 2000 में अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी बनी। 2002 में उत्तराखंड में जब पहले विधानसभा चुनाव हुए तो इंदिरा हृदय हल्द्वानी से विधानसभा का चुनाव जीती और नेता प्रतिपक्ष बन विधानसभा पहुंची, जहां उन्हें एनडी तिवारी सरकार में संसदीय कार्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली। एनडी तिवारी सरकार में इंदिरा का इतना बोलबाला था कि उन्हें सुपर मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। उस समय तिवारी सरकार में ये प्रचलित था कि इंदिरा जो कहते वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। 2012 में एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव जीती और विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विभाग इंदिरा हृदय के पास रहे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा हृदय एक बार फिर हल्द्वानी से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मौका मिला तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंदिरा हृदय को पार्टी का नेतृत्व दिया गया। इंदिरा हृदय एक मजबूत इरादों की महिला थी। उन्हें उत्तराखंड की राजनीति की आयरन लेडी भी कहा जाता रहा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, सीएम तीरथ सिंह रावत इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि देंगे। 8 बजे स्वर्गीय इंदिरा हृदय के आवास पर वो पहुंचेंगे, यानी कि अब से कुछ मिनटों के बाद वो पहुंचेंगे और 8:45 पर फिर से वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, यानी कि अब से कुछ मिनटों के बाद वो पहुंचने वाले हैं। इंदिरा हृदय के आवास पर वो जाएंगे जहां श्रद्धांजलि देंगे। पार्थिव शरीर उनका रखा गया है। परिवार वालों से एबीपी गंगा ने बातचीत की और परिवार भी यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। हल्द्वानी सीधा चलते हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त स्वर्गीय इंदिरा हृदय के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। पंकज, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके पहुंचने को लेकर वहां पर दूसरी तैयारियां भी हो रही होंगी। बिल्कुल राजेंद्र, 8:30 बजे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी होंगे, तो उनके आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बाहर सारी जो रोड है उसको खाली करा दिया गया है। जैसे ही वो आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर राज के सम्मान के साथ इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि देंगे। उनका अंतिम संस्कार की तैयारी आगे को बढ़ाई जाएंगी। देहरादून जो हरिद्वार में यहाँ पर जो उनका आवास है हल्द्वानी में, हल्द्वानी के आवास से सीधे 9-9:15 बजे करीब उनके पार्थिव शरीर को जो कुमाऊं का जो कांग्रेस भवन है वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर कांग्रेस जनों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के रूप में ही उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। तमाम लोगों के काम कांग्रेस के ही जरिए कराए हैं और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, उनके राजनीतिक सफ़र के हिसाब से उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि 40 साल तक उन्होंने एक ही पार्टी में रहकर नीचे से शिक्षिका से लेकर सर्वोच्च पद तक वो ऊपर गई ही हैं। हर तरह से वो उन्होंने लोगों के बीच में रहकर काम किए हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अंतरिम सरकार में जब वो नेता प्रतिपक्ष थी, उस
उस दौरान भी उन्होंने इतने बेहतर काम किए कि लोगों के अंदर एक उन्होंने अलग ही छाप छोड़ी। महिला होने के नाते भी उनकी एक इतनी बेहतरीन उनकी आवाज़ थी, इस तरह से वो लोगों से बात करती थी, या अधिकारी को, जिस भी अधिकारी को वो फ़ोन करती थी, तो निश्चित तौर पर उनके काम के लिए किसी भी अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मना कर दे, काम ना करे। तो ये सब चीज़ें उनके बीच में रही हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल पंकज, और इसके बारे में हम लगातार कल से सुन रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं